बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरे भरे जंगल में बकरी चंपा अपनी माँ के साथ रहती थी। चंपा बाकी बकरियों जैसी नहीं थी। वह किताबें पढ़ती थी, तारों को गिनती थी, बारिश में नाचती थी और सपने देखती थी। ऐसे सपने जो आम जानवर नहीं देखा करते। उसकी माँ गौरी एक समझदार और स्नेही बकरी थी, जिसने चंपा को आत्मनिर्भर और निडर बनाया था। चंपा बड़ी हो चुकी थी और अब जंगल के कई जानवर उसके सुंदर रूप और तेज दिमाग से प्रभावित थे। एक दिन चंपा ने माँ के पास आकर कहा, चंपा, माँ, अब वक्त आ गया है कि मैं अपने जीवन का फैसला खुद करूं। मैं विवाह करूंगी, पर अपना जीवन साथी मैं खुद चुनूंगी, स्वयंवर रचाऊंगी। गौरी मुस्कुराते हुए, बिल्कुल बेटी, तू किसी की संपत्ति नहीं, तू खुद की रानी है। लेकिन क्या तू जानती है कि यह निर्णय आसान नहीं होगा? चंपा, माँ, मैंने तय कर लिया है। मैं किसी ताकत के आगे नहीं झुकूंगी। जो मेरा दिल जीत सकेगा वही मेरे जीवन में जगह पाएगा। स्वयंवर का ऐलान। गौरी ने जंगल के सियार संवाददाता को बुलवाया। उसने डुगडुगी बजवाई और पूरे जंगल में ऐलान किया, सुनो सुनो, 3 दिन बाद नदी किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे होगा चंपा बकरी का स्वयंवर। जो प्रेम, समझदारी, साहस और सच्चाई में सबसे श्रेष्ठ होगा, वही होगा चंपा का पति। जंगल में हलचल मच गई। लोमड़ी ने बाल संवारे, खरगोश ने फूल बटोरे, भालू ने नृत्य का अभ्यास किया और चीते शेरू ने अपना दिल थाम लिया। चीते शेरू की चिंता। शेरू जंगल का सबसे तेज और ताकतवर जानवर था, पर चंपा के सामने वह खुद को छोटा महसूस करता था। उसके अंदर एक झिझक थी। वह सोचता, क्या एक छोटी सी बकरी मेरे जैसे शिकारी को अपनाएगी? क्या वह मुझसे डरती होगी? पर शेरू जानता था कि यह डर पार करना होगा। उसने अपनी बूढ़ी माँ शेरनामा से पूछा, शेरू माँ, क्या एक शिकारी और एक शाकाहारी का संग हो सकता है? शेरनामा गंभीर स्वर में, अगर मन सच्चा हो तो हर भेद मिट जाता है बेटा। लेकिन तुझे चंपा को समझना होगा, उसे डराना नहीं, उसकी भावना को छूना होगा। शेरू के भीतर एक नई आशा जगी। जंगल की तैयारियां। जंगल में मेले जैसा माहौल था। सब जानवर सज धज कर स्वयंवर की तैयारी में लग गए। मोर अपने पंखों की सजावट कर रहा था। भालू शहद की मटकी लेकर आया अपनी मिठास दिखाने। लोमड़ी चालाकी के साथ कविता रच रही थी। गधा गाना गा रहा था, तू ही मेरी जान चंपा। हाथी ने अपने दांत पर फूलों की माला पहन रखी थी। हर कोई चंपा का दिल जीतना चाहता था, लेकिन चंपा को चाहिए था एक सच्चा साथी जो उसे बराबरी दे, भरोसा दे और डराए नहीं। तीसरा दिन, स्वयंवर का दिन। अंततः वह दिन आ गया। नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे सुंदर मंडप सजाया गया था। फूलों की मालाएं, जंगली धूप की चादर और पक्षियों के गीत वातावरण को मधुर बना रहे थे। चंपा ने पीले रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी और उसके माथे पर छोटी सी बिंदी जगमगा रही थी। वह मंच पर आई और घोषणा की, मैं चंपा आज अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही हूँ। मैं उस जीव को जीवन साथी चुनूंगी जो मुझे समझे, मुझे डराए नहीं, जो ताकत में नहीं, दिल में महान हो। सभी जानवरों की धड़कनें तेज हो गईं। प्रत्याशी एक एक कर मंच पर बुलाए जाने लगे। सारा जंगल पीपल के पेड़ के नीचे एकत्र हो चुका था। पंछी पेड़ों पर बैठकर चहचहा रहे थे, बंदर पेड़ों की डालियों पर झूल रहे थे और जानवरों की आंखों में उत्सुकता थी। मंच पर चंपा बकरी गरिमामी रूप में बैठी थी। उसके दोनों ओर उसकी माँ गौरी और जंगल की बुजुर्ग हाथिनी दादी अम्मा बैठी थीं, जो स्वयंवर की देखरेख कर रही थीं। दादी अम्मा ने ऊंची आवाज में घोषणा की, अब एक एक कर इच्छुक दावेदार मंच पर आएंगे और चंपा को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। यहाँ चालाकी नहीं, सच्चाई और समझदारी ही चलेगी। मलिन नाइंड पहला दावेदार लोमड़ी लल्लन, लोमड़ी लाल रेशमी अंगोछा पहनकर मंच पर आया। उसने हाथ में एक छोटा सा किताबचा ले रखा था। लल्लन, हे चंपा देवी, मैं हूँ लल्लन लोमड़ी। मैं हूँ सबसे चालाक, सबसे समझदार, हर बात को घुमा फिरा के सुलझा दूं। अगर आप मुझसे शादी करेंगी तो कोई परेशानी आपको छू भी नहीं सकेगी। चंपा मुस्कुराकर, चालाकी और चतुराई में फर्क होता है लल्लन जी। जब तूने शेर से बचने के लिए खरगोश को धोखा दिया था, तब क्या वो समझदारी थी या स्वार्थ? लल्लन बौखला गया। बोला, समझदारी मतलब? वो तो मैं चलता हूँ। दूसरा दावेदार भालू बलराम।
भालू बलराम शहद की मटकी लेकर आया। बलराम, हे चंपा जी, मैं आपके लिए रोज ताज़ा शहद लाऊंगा। मैं मजबूत हूँ, मेहनती हूँ और आराम पसंद भी हूँ। आपके सारे काम मैं करूंगा। चंपा हंसते हुए, लेकिन जब भी किसी जानवर को मदद की जरूरत होती है तब तुम नींद में होते हो बलराम जी। क्या एक आलसी साथी जिम्मेदारी निभा पाएगा? बलराम झेमते हुए, वो तो नींद बड़ी प्यारी होती है। मैं चलता हूँ। तीसरा दावेदार, गधा गणेश। गणेश गधा गिटार लेकर आया और गाना गाने लगा। तेरे बिना अधूरी मेरी कहानी है, तू है तो जंगल में रोशनी सुहानी है। भीड़ हंसने लगी। गणेश ने आंखें बंद कर ली। चंपा शालीनता से, गणेश जी, आपकी आवाज में भावना है, लेकिन क्या आप मेरे साथ जीवन की जिम्मेदारी उठा सकते हैं, या केवल गीतों से ही जीवन चलेगा? गणेश थोड़ी देर सोचकर, मैं तो बस अच्छा गाता हूँ, बाकी मुश्किल काम मुझसे हो नहीं पाते। अब आया चौंका देने वाला पल। भीड़ में खामोशी छा गई जब एक गहरी, धीमी आवाज सुनाई दी, क्या अब मेरी बारी है? सामने से एक सुगठित चमकदार धारीदार शरीर मंच की ओर बढ़ा। यह था चीता शेरू। उसकी चाल में तेजी थी, लेकिन आंखों में विनम्रता। भीड़ सिहर उठी। कुछ जानवरों ने फुसफुसाया, क्या बकरी और चीता एक साथ? ये तो असंभव है। शेरू मंच पर आया, सिर झुकाकर बोला, शेरू, मैं जानता हूँ कि मैं सबसे अलग हूँ। मैं शिकारी हूँ और तुम शाकाहारी, पर मैं यहाँ अपने दिल की बात कहने आया हूँ, दिखावा नहीं करने। चंपा ने गंभीरता से उसकी आंखों में देखा और पूछा, चंपा, क्या तुम मेरे डर को समझते हो शेरू? शेरू धीरे से, हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे पंजे तुम्हें डरा सकते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि वो पंजे सिर्फ तुम्हारी रक्षा के लिए उठेंगे, कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं। मुझे प्यार करना आता है, डराना नहीं। भीड़ में सन्नाटा था। चंपा मुस्कराकर, तुम्हारी ये विनम्रता, तुम्हारा आत्म संयम, यही तो वो गुण हैं जो मैं जीवन साथी में ढूंढ रही हूँ। पर अभी एक परीक्षा बाकी है। शेरू, शेरू, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। चंपा, कल सुबह सूरज उगते ही अंतिम चुनौती होगी। जो उस्मा बार। सूरज की पहली किरणों ने जंगल की पत्तियों को सुनहरा रंग दे दिया। सुबह होते ही जंगल के हर कोने में चर्चा थी, आज होगा चंपा की अंतिम परीक्षा। नदी के किनारे फिर से सभी जानवर इकट्ठा हो गए। मंच को फिर से सजाया गया था। चंपा बकरी आज और भी अधिक दृढ़, आत्मविश्वासी और शांत लग रही थी। दादी अम्मा ने घोषणा की, आज की अंतिम परीक्षा 3 चरणों में होगी, साहस, बुद्धिमत्ता और करुणा। जो इन तीनों में खरा उतरेगा वही होगा चंपा का जीवन साथी। अब शुरुआत होती है पहले चरण की। प्रथम चरण, साहस की परीक्षा। दादी अम्मा ने बताया, जंगल के पश्चिमी छोर पर एक सूखा कुआं है। उस कुएं में एक घायल मगरमच्छ गिर गया है। उसकी मदद बिना डरे बुद्धिमानी से करनी होगी। कई जानवर डर गए। मगरमच्छ, अगर हमला कर दिया तो? पर शेरू बिना देर किए रवाना हो गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा, मगरमच्छ के शरीर में कांटे चुभे थे और वह दर्द से कराह रहा था। शेरू, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझ पर हमला किया तो मैं पीछे हट जाऊंगा। मगरमच्छ, नहीं, मैं अब लड़ नहीं सकता, बस दर्द से छुटकारा चाहिए। शेरू ने एक लंबी डाली से कांटे निकाले और अपने पंजे से उसे धीरे धीरे बाहर खींचा। उसने उसके जख्मों पर ठंडा पानी डाला और उसे पत्तों से ढका। पूरा जंगल देख रहा था। द्वितीय चरण, बुद्धिमत्ता की परीक्षा। दूसरे चरण में चंपा ने 3 बक्से रखवाई, एक में फल, दूसरे में पत्थर, तीसरे में जहर। शर्त ये थी, शेरू को बिना छुए सिर्फ सूंघकर सही बक्सा चुनना था जिसमें मेरे लिए संदेश रखा हो। शेरू ने तीनों बक्सों को सूंघा। एक में मीठी खुशबू थी, पर वो धोखा भी हो सकता था। दूसरे में कोई गंध नहीं। तीसरे में हल्की सी गंध थी, पर उसमें कुछ लिखे होने की स्याही की बू भी थी। शेरू, तीसरा बक्सा। दादी अम्मा ने खोला। उसमें एक पत्र था, अगर तुम बिना लालच और डर के सिर्फ सोच और संवेदना से ये चुने तो तुम मुझे पा सकते हो। चंपा। भीड़ में तालियां गूंज उठीं। तृतीय चरण, करुणा की परीक्षा। अब अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा थी। दादी अम्मा ने कहा, यह रही एक बुजुर्ग तोता जो अंधा है, कोई उसकी देखभाल नहीं करता। क्या तुम उसे अपने साथ रख सकोगे, चाहे तुम जीतो या हारो? शेरू चुप रहा कुछ क्षण,
फिर बोला, जीतूं या हारूं, इसका उससे कोई लेना नहीं। अगर कोई निरीह जीव मेरे भरोसे है तो उसे छोड़ना मेरे स्वभाव के खिलाफ होगा। उसने तोते को अपने कंधे पर बैठाया और कहा, अब तू मेरे साथ रहेगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चंपा की आंखों में चमक थी। वो मंच से उठी, शेरू के पास आई और बोली, तुमने मेरी सभी कसौटियों को पार किया, बिना दंभ, बिना गुस्से और बिना दिखावे के। तुम्हारे भीतर जो सहनशीलता, करुणा और समझदारी है वही मुझे चाहिए थी। शेरू चुप रहा, उसकी आंखें नम थीं। चंपा, मैं तुम्हें जीवन साथी के रूप में स्वीकार करती हूँ। पूरा जंगल गूंज उठा, चंपा और शेरू की जय हो। बकरी और चीते का अनोखा संग। मोर नाचने लगे, पंछी गाने लगे और जंगल में पहली बार असंभव सा दिखने वाला प्रेम साकार हुआ। चंपा और शेरू की जोड़ी तय हो चुकी थी, लेकिन यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी। यह जंगल की परंपराओं को तोड़ने वाली कहानी बन चुकी थी। जंगल के कुछ जानवरों की नाराजगी, जहां एक और कुछ जानवर खुशी से झूम उठे, वहीं कई पुराने सोच वाले जानवर भड़क उठे। बंदर भोलू, बकरी और चीता, ये तो नियमों का मजाक है। नीलगाय रानी, शाकाहारी और मांसाहारी का संग, कल को वो उसे खा गया तो? सियार संघ ने सभा बुलाई। वहां कहा गया, अगर आज ये विवाह हुआ तो कल जंगल में और भी रिश्ते अनोखे बनने लगेंगे। परंपरा का क्या? लेकिन दादी अम्मा हाथीनी मंच पर आकर बोली, जब दो दिलों में सच्चाई हो तो समाज को डर नहीं, सहारा देना चाहिए। ये विवाह जंगल के लिए एक नई सोच की शुरुआत है। शादी की तैयारियां? अब शादी की धूम मच गई। मोरों ने नृत्य का आयोजन किया, तोते ने प्रेम गीतों की स्क्रिप्ट लिखी, खरगोशों ने मंडप सजाया फूलों से, हाथी ने बांस की विशाल तोरण बनवाई, बिल्ली बुआ ने चंपा को हल्दी लगाई और कहा, अब तू कोई आम बकरी नहीं रही, तू तो शेरनी बनने जा रही है बेटी। शादी का दिन, सूरज ढलते ही जंगल के बीचों बीच खुले मैदान में विशाल मंडप सजाया गया। चारों ओर दीप जल उठे और वातावरण में खुशबू और मधुर संगीत फैल गया। शेरू सफेद फूलों की माला पहने आया। उसकी चाल धीमी थी, चेहरे पर सौम्यता थी। चंपा ने पीली रेशमी चुनरी ओढ़ी थी, माथे पर चंद्र की बिंदी और पैरों में घुंघरू। उसकी आंखों में चमक थी विश्वास की, प्रेम की, स्वतंत्रता की। फेरे और वचन। दादी अम्मा ने कहा, अब तुम दोनों साथ वचन लोगे, ना डराने का, ना छिपाने का, ना झूठ बोलने का, और सदा एक दूसरे की सुरक्षा का। शेरू और चंपा ने एक एक वचन लिया। चंपा, मैं वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे जंगली स्वभाव को बदलने की कोशिश नहीं करूंगी, पर तुम्हारे प्रेम को सहेज कर रखूंगी। शेरू, मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें कभी अपने पंजों से नहीं छूंगा, सिवाय सुरक्षा और स्नेह के। 7 फेरे पूरे हुए, शादी संपन्न हुई। शादी के बाद जब सभी सो रहे थे, कुछ सियारों ने चुपचाप एक योजना बनाई। उन्हें जंगल से निकाल देना चाहिए। उनकी जोड़ी एक मिसाल बन गई है। अगर सब ऐसे करने लगे तो जंगल बर्बाद हो जाएगा। चंपा और शेरू अब पति पत्नी बन चुके थे। जंगल में यह पहली ऐसी शादी थी जिसमें दो बिल्कुल अलग प्रजातियों ने एक दूसरे को अपनाया था। कुछ जानवरों ने इसे जंगल का नवयुग कहा, लेकिन कुछ को यह बात हजम नहीं हुई। शादी के बाद का पहला दिन। चंपा और शेरू अब जंगल की एक छोटी पहाड़ी पर बने सुंदर से घर में रहते थे। चंपा सुबह नदी से पानी भरकर लाती और शेरू पास की गुफा से फल या लकड़ी लाता। एक शाम को चंपा मुस्कुराते हुए, तुम शिकार नहीं करते अब? शेरू गंभीर स्वर में, जब से तू आई है मुझे भूख का मतलब बदलता हुआ लगता है। अब पेट से ज्यादा दिल की भूख लगती है तेरे साथ की। साजिश का जन्म। जंगल के एक कोने में सियारों की गुप्त सभा चल रही थी। मुखिया सियार, अगर ये रिश्ता चला तो बाकी जानवर भी बगावत करेंगे। हमें शेरू और चंपा को जंगल से बाहर करना ही होगा। दूसरा सियार, पर वो तो ताकतवर है, चीता है। मुखिया, ताकत से नहीं, चालाकी से हराना होगा। हमें उसे ऐसा फंसाना है कि खुद जंगल उसे दोषी माने। एक झूठा इल्जाम। अगली सुबह जंगल में अफरा तफरी मच गई। खरगोश मुनिया की झोपड़ी लूट ली गई थी और वहां चीते के पंजों के निशान मिले। भीड़ जुटी, शोर उठा, शेरू ने हमला किया है। बकरी की बातों में आ गया जंगल, अब भुगतेगा। चंपा उस भीड़ में पहुंची और चीखी, ये झूठ है, शेरू ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सियारों ने सबूतों के साथ सबको बहका दिया। कुछ डर गए, कुछ बहक गए। जंगल पंचायत।
दादी अम्मा ने पंचायत बुलाई। शेरू को बुलाया गया, सबके सामने खड़ा किया गया। मुखिया सियार घमंड से, ये रहा सबूत, पंजे के निशान, लहू के छींटे। शेरू शांति से, मैं निर्दोष हूं, लेकिन अगर मेरे प्रेम को झूठा मानकर सजा देना चाहते हो तो लो, मैं जंगल छोड़ दूंगा। चंपा गुस्से से, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। भीड़ दो भागों में बौंट गई, कुछ चंपा और शेरू के साथ, कुछ सियारों के साथ। सच सामने आया। अचानक वहां घायल मगरमच्छ आया जिसे शेरू ने बचाया था। मगरमच्छ, मैंने देखा था, सियारों ने शेरू के पंजों की नकल कर मिट्टी में निशान बनाए। ये सब झूठ है। भीड़ दंग रह गई। दादी अम्मा गरजी, सियारों को तुरंत जंगल से निकाला जाए और चंपा, शेरू को सम्मान मिले। चंपा ने सबके सामने कहा, हमने एक नई राह चुनी है। ये राह आसान नहीं, लेकिन प्रेम की ताकत हर झूठ को हरा सकती है। शेरू ने उसकी ओर देखा और कहा, अब तुम मेरी ढाल हो और मैं तुम्हारा विश्वास। दुनिया साथ दे या नहीं, हम एक दूसरे का सहारा हैं। जंगल गूंज उठा। सच्चा प्रेम जीत गया। बकरी और चीते की जोड़ी अमर रहे। चंपा और शेरू ने जंगल की परंपराओं को तोड़कर प्रेम, विश्वास और साहस की मिसाल कायम कर दी थी। सियारों की साजिश नाकाम हुई और अब पूरा जंगल उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगा था। लेकिन उनके संघर्ष की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नई शुरुआत, शिक्षा और बदलाव। चंपा ने एक निर्णय लिया, अब जंगल में प्रेम और समानता की शिक्षा दी जाएगी। कोई ऊंच नीच, जात प्रजाति या खान पान के नाम पर भेदभाव नहीं होगा। शेरू ने चंपा का साथ दिया। दोनों ने जंगल के बीच एक प्रेम पाठशाला शुरू की, जहां छोटे बच्चे भालू, बंदर, हिरण, लोमड़ी, खरगोश सब एक साथ बैठकर सीखते थे। एक दूसरे को समझना, डर से नहीं, प्रेम से जीना, भिन्नता को अपनाना। छोटा बदलाव, बड़ी लहर। धीरे धीरे जंगल बदलने लगा। खरगोश और उल्लू की दोस्ती हुई। हिरण और भेड़िए ने एक साथ नृत्य किया। तोता और बिल्ली ने मिलकर संगीत बनाया। जहां पहले डर और अलगाव था, वहां अब संवाद और स्नेह था। एक दिन, कई साल बीत चुके थे। चंपा की आंखों के नीचे हल्की झुर्रियां आ चुकी थीं और शेरू के पंजे थोड़े धीमे हो गए थे। एक शाम, चंपा नदी किनारे बैठी बच्चों को कहानी सुना रही थी और फिर बकरी और चीता ने मिलकर जंगल बदल दिया। छोटा खरगोश पूछ बैठा, दादी, क्या वो बकरी और चीता आप ही हो? चंपा मुस्कुराई, आंखों में पानी सा भर आया। हाँ बेटा, और अगर तुम सबने भी प्रेम और साहस से जीवन जिया तो तुम भी किसी की कहानी बन जाओगे। अंतिम दृश्य, पीढ़ियों की प्रेरणा। शाम का सूरज डूब रहा था। शेरू और चंपा हाथ में हाथ डाले नदी के किनारे बैठे थे। शेरू, कभी सोचा था शिकारी और शिकार साथ बैठकर चाय पिएंगे? चंपा हंसते हुए, ना, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि डर को प्रेम में बदला जा सकता है। पास ही बच्चे खेल रहे थे, उनकी हंसी गूंज रही थी। पेड़ों पर झूले थे, पत्तों में संगीत था और हवा में उम्मीद। कहानी की सीख, प्रेम सिर्फ समानताओं से नहीं होता, बल्कि उसे सबसे सुंदर बनाते हैं वे अंतर जिन्हें हम अपनाना सीखते हैं। जब डर के बदले विश्वास बोया जाए तो जंगल भी स्वर्ग बन सकता है। हरे भरे जंगल में जानवरों का एक प्यारा सा गांव। पेड़ों के नीचे घर, तालाब और खेत हैं। वॉइस ओवर। पशुनगर एक ऐसा गांव था जहां सब जानवर इंसानों की तरह रहते थे। वहीं रहती थी एक बकरी। नाम था धन्नो। वो सुंदर, सीधी, सादी पर बहुत चालाक भी थी। धन्नो 2 बकरे के बच्चों को पालने आती है, छोटू और मोटू। वॉइस ओवर। छोटू और मोटू की असली माँ 1 साल पहले एक शिकारी के जाल में फंस गई थी। तब से धन्नो ने उनकी माँ बनकर उनकी देखभाल शुरू की। छोटू खुश होकर, माँ, आज क्या खाएंगे? धन्नो सूखी आवाज में, मैं माँ नहीं, सौतेली माँ हूँ, खुद जाकर पत्ते खोजो। धन्नो अपने असली बच्चे कुंजू को मलाईदार पत्ते खिलाती है और छोटू मोटू को सूखी घास। मोटू आंखों में आंसू, माँ, हमें भी वो पत्ते चाहिए। धन्नो कड़क आवाज, तुम्हारी माँ होती तो देती, मैं बस तुम्हें पाल रही हूँ, प्यार नहीं बांट सकती। छोटू और मोटू उदास होकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं। लालू मुर्गा गुस्से में, धन्नो, जानवर चाहे सौतेला हो या सगा, बच्चों को खाना प्यार तो हर हाल में चाहिए। गोलू गधा, धीरे से, जो माँ बनती है
उसका कर्तव्य होता है सब बच्चों को बराबर समझना। बारिश होती है, दोनों बच्चे ठंड से कांप रहे होते हैं। छोटू कमजोर आवाज, क्या माँ हमें लेने आएगी? मोटू, वो तो हमें माँ ही नहीं मानती। धन्नो को एहसास होता है, वो रात में जंगल की ओर भागती है। धन्नो रोती हुई, छोटू, मोटू, कहाँ हो? मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। धन्नो दोनों को ढूंढकर गले लगाती है। गोलू गधा समापन वाक्य, जो माँ बनती है उसका काम सिर्फ पालना नहीं, बराबर प्यार देना भी होता है, वरना वो माँ नहीं, बस एक देखभाल करने वाली होती है। धन्नो अब तीनों बच्चों को एक जैसा खाना देती है और जंगल के जानवर ताली बजाते हैं। बकरी का परिवार एक साथ चारा खा रहा है। बच्चे हंस रहे हैं, धन्नो उन्हें प्यार से दूध पिला रही है। वॉइस ओवर। अब पशुनगर में बकरी धन्नो सबके लिए एक मिसाल बन गई थी। तीनों बच्चों को एक जैसा प्यार देना उसने सीख लिया था। लालू मुर्गा, धन्नो अब सगी माँ से भी बढ़कर हो गई है। कुंजू अकेला बैठा है, उसकी आंखों में जलन है। कुंजू अकेले, पहले माँ सिर्फ मुझे प्यार करती थी, अब वो दो अनजान बकरे भी हमारे बीच आ गए। वो छोटू और मोटू के खिलाफ साजिश सोचता है, रात को चारा गायब कर देता है और इल्जाम छोटू पर लगाता है। कुंजू, माँ, देखो, चारा छोटू ने छुपाया है। छोटू, हैरान, नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। धन्नो थोड़ी देर तक चुप, मुझे यकीन है छोटू पर। कुंजू, सच बताओ। कुंजू झूठ में फांस जाता है, सिर झुका लेता है। धन्नो, गंभीर स्वर में, कुंजू, माँ का प्यार बांटने से कम नहीं होता, वो तो बढ़ता है। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो अपने भाइयों से भी करोगे। कुंजू फूट फूट कर रोने लगता है और छोटू मोटू से माफी मांगता है। गांव में ममता महोत्सव मनाया जा रहा है, जानवरों द्वारा माओं का सम्मान। गोलू गधा, आज इस साल की सर्वश्रेष्ठ माँ का खिताब जाता है बकरी धन्नो को। पूरा गांव तालियां बजाता है। तीनों बच्चे दौड़कर धन्नो से लिपट जाते हैं। धन्नो भावुक होकर, मैं सौतेली थी, पर तुमने मुझे असली माँ बना दिया। वॉइस ओवर। रक्त से नहीं, व्यवहार से रिश्ते बनते हैं। माँ वही होती है जो हर बच्चे को अपना मान ले, चाहे वो सगा हो या सौतेला। धन्नो प्यार से, छोटू, मोटू, कुंजू, आज तुम लोग तालाब के पास मत जाना, वहां कीचड़ है। मैं दोपहर तक चराई करके लौट आऊंगी। छोटू, हाँ माँ, हम गोलू चाचा के पास रहेंगे। मोटू, और मैं बबलू भैया से चढ़ना सीखूंगा पेड़ों पर। तीनों बच्चे भागते हैं, खेलते हैं, हंसी गूंजती है। पशुनगर में सब कुछ शांत और सुंदर चल रहा था, पर दूर जंगल में एक खतरा मंडरा रहा था। घने जंगल में एक बूढ़ा मगर चालाक शेर आता है। नाम, शिकारी सिंह। उसके पास लकड़ी के पिंजरे, रस्सियां और हथियार हैं। शिकारी सिंह घूरते हुए, कितने सालों से इंसानों के जाल से बचता आया हूं, अब खुद अपना साम्राज्य बनाऊंगा। जानवरों को कैद करूंगा और बेचूंगा। वो नक्शा निकालता है, उस पर पशुनगर का रास्ता है। शिकारी सिंह, शुरुआत होगी बकरियों से, खासकर उस धन्नो से जिसके बच्चों को बेचकर अच्छी कीमत मिलेगी। रात को शिकारी सिंह पशुनगर के बाहर एक जाल बिछाता है। खाने की चीजों से भरा हुआ एक पिंजरा। बबलू बंदर ऊपर से देखता है। ये तो कोई चाल है, मुझे धन्नो आंटी को बताना होगा। अगले दिन छोटू, मोटू और कुंजू खेलते खेलते उस जाल के पास पहुंच जाते हैं। मोटू, वाह, इतने पत्ते, माँ को ले चले। कुंजू, पहले चख लेते हैं। जैसे ही वो पिंजरे में घुसते हैं, दरवाजा बंद हो जाता है। तीनों चिल्लाते हुए, माँ, कोई है, मदद। धन्नो चराई से लौटती है, घर में बच्चे नहीं हैं। गांव में सब जगह खोजती है। धन्नो, घबराकर, छोटू, मोटू, कुंजू, कहाँ चले गए? गोलू गधा, धन्नो, बबलू ने बताया कि किसी ने जाल लगाया है, शायद कोई शिकारी है। धन्नो, आंखों में आंसू, मैंने इन्हें माँ कहा और माँ होते हुए भी इनकी रक्षा नहीं कर पाई। बबलू, गोलू और धन्नो एक टीम बनाते हैं, जानवर रक्षा दल। बबलू बंदर, शिकारी सिंह चालाक है, लेकिन हम मिलकर काम करेंगे। मैं ऊपर से रास्ता देखूंगा, गोलू पीछे से ढकेल देगा और धन्नो बच्चों को पिंजरे से निकालेगी। गोलू, हमें जल्दी करना होगा, शिकारी सुबह आ जाएगा। रात में सब चुपचाप पिंजरे तक पहुंचते हैं। शिकारी सिंह पास के झोपड़े में सो रहा है। बबलू ऊपर से लटककर दरवाजा खोलता है। धन्नो, धीरे से, बच्चों, मैं आ गई हूं, बाहर निकलो।
छोटू रोते हुए, माँ, हमें यकीन था आप जरूर आएंगी। गोलू पिंजरा खींचकर दूर ले जाता है और सारे बच्चे सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। शिकारी जाग जाता है, दौड़ता है, लेकिन जानवर पहले ही रस्सियों से उसके पैरों में फोंदा लगा देते हैं। शिकारी गिरते हुए, बेवकूफ जानवर, तुम लोग सिर्फ चारा खाने के लिए हो। धन्नो गुस्से से, हम जानवर हैं, लेकिन माँ की ममता, बच्चों की हिम्मत और दोस्ती की ताकत हमें कोई शिकारी नहीं तोड़ सकता। शिकारी को गांव से बाहर भगा दिया जाता है। सुबह का दृश्य, सारे जानवर इकट्ठा होते हैं। बच्चों के गले धन्नों से लगे हैं। गोलू गधा, माँ वो होती है जो अपनी जान देकर भी बच्चों को बचाए, सगी हो या सौतेली, माँ होती है। तीनों बच्चे, हमारी माँ धन्नो सबसे बहादुर है। तालियों जैसी आवाज पत्तों की सरसराहट में गूंजती है। माँ, माँ। जंगल का वही गांव, लेकिन अब बदला हुआ। तीनों बच्चे बड़े हो गए हैं। धन्नो बूढ़ी हो चुकी है, उसकी चाल धीमी है। वॉइस ओवर, समय के साथ बच्चे बड़े हो गए। अब वे अपनी अपनी दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन माँ का दिल अब भी तीनों में एक जैसा बोंटा था। धन्नो धीरे चलती हुई, छोटू को चारा ले जाना है, मोटू को दूध देना है, और कुंजू, वो तो अब बड़ा साहूकार हो गया है। झगड़ू सियार भटके जानवरों का एक गिरोह बना चुका है। वो पशुनगर पर कब्जा करना चाहता है। झगड़ू, अब बहुत हो गया। इस गांव में सिर्फ अच्छाई, ममता, भाईचारा, ये सब खत्म करो। ये जंगल अब हमारा है। गोलू गधा गांव की बैठक बुलाता है। गोलू, हमें झगड़ू से लड़ना होगा। एकजुट रहना जरूरी है। छोटू, मैं तैयार हूँ। मोटू, पहले बातचीत होनी चाहिए। कुंजू, गुस्से से, मैं अकेले ही सब संभाल लूंगा, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है लड़ना। तीनों भाइयों में बहस हो जाती है। धन्नो, दुखी, बच्चों, जब माँ की कोख एक है, तो रास्ता भी एक होना चाहिए। एक दिन कुंजू अपने दोस्तों के बीच मजाक में कह देता है, कुंजू, धन्नो तो मेरी सगी माँ है, मैं छोटू और मोटू जैसे सौतेले लोगों की चिंता नहीं करता। धन्नो सुन लेती है, उसके दिल पर चोट लगती है। धन्नो, आंखों में आंसू, क्या मैंने सब कुछ बराबर बांटने के बाद भी सिर्फ सौतेली कहलाने के लिए जिया? वो अकेली एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। झगड़ू सियार और उसका गिरोह गांव पर हमला कर देता है। गोलू, सावधान, सबको बचाओ, बच्चों को इकट्ठा करो। कुंजू, मोटू और छोटू तीनों अपने अपने हिसाब से लड़ते हैं, लेकिन हारने लगते हैं। धन्नो दौड़ती है, झगड़ू बच्चों पर हमला करता है। झगड़ू, अब तुम्हारी माँ भी नहीं बचा सकती। धन्नो चिल्लाते हुए, लेकिन एक माँ आखिरी सांस तक अपने बच्चों के लिए जीती है। धन्नो अपने शरीर से बच्चों को ढक लेती है। झगड़ू का वार उस पर पड़ता है। तीनों बच्चे चिल्लाकर, माँ। धन्नो जमीन पर गिरी है, तीनों बच्चे उसके पास। धन्नो धीरे से, अब पता चला कौन सगा है, कौन सौतेला। माँ वही होती है जो तीनों के लिए एक साथ मर जाए। छोटू रोते हुए, माँ, माफ कर दो, हमने अलग होकर गलती की। कुंजू, आंखों से आंसू, माँ, मैंने कहा था तुम मेरी सगी माँ हो, लेकिन तुम तो हम तीनों की आत्मा हो। तीनों भाई मिलकर झगड़ू को हराते हैं। गांव में फिर से शांति आती है। गोलू गधा, धन्नो माँ ने हमें दिखाया, जानवर भी इंसान से बढ़कर प्यार कर सकते हैं। तीनों भाई मिलकर माँ की याद में ममता वृक्ष लगाते हैं, जहां अब हर जानवर आकर अपनी माँ को याद करता है। ममता वृक्ष के नीचे गांव का मेला लगा है। जानवरों की नई पीढ़ी वहां खेल रही है। पेड़ के नीचे धन्नो की मूर्ति है। गोलू गधा बुजुर्ग आवाज में, बचपन में जिसे सौतेली माँ कहते थे, वो आज जंगल की माँ बनी है। बबलू बंदर, हम सब अब उनके वंश को संभाल रहे हैं। छोटू का बेटा नीलू शांत और समझदार है। कुंजू का बेटा टिंकू घमंडी और तेज है। मोटू की बेटी पिंकी चुलबुली और भावुक है। टिंकू नीलू से, तू हमेशा सही बनने की कोशिश करता है, तू डरपोक है। नीलू, मैं माँ की तरह सबको एक मानता हूँ। पिंकी, माँ ने सिखाया था, जो शांत है वही सबसे मजबूत होता है। तीनों में बहस होती है। पुरानी पीढ़ी की तरह मनमुटाव शुरू होता है। रात को ममता वृक्ष के नीचे तीनों बच्चे अकेले बैठते हैं। अचानक हवा चलती है, पत्तों की सरसराहट होती है और एक स्वर आता है, धन्नो की आत्मा। धीरे से, मेरे बच्चों के बच्चे, क्या तुम भी अलग अलग हो जाओगे? नीलू घबराकर, माँ। ध्वनि सगी या सौतेली माँ की पहचान व्यक्त करता है, लेकिन भाईचारे की पहचान तुम खुद हो। जंगल के बाहर एक बाढ़ आती है।
पशुनगर को डुबोने का खतरा है। गोलू गधा, इस बार मुझे भरोसा है, धन्नो के पोते मिलकर गांव बचाएंगे। तीनों भाई, छोटू, मोटू, कुंजू, हम अब अपने बच्चों को वही शिक्षा देंगे जो माँ ने हमें दी थी। नीलू, टिंकू, पिंकी और बाकी बच्चे जानवरों को ऊंची जगह पहुंचाते हैं, रस्सियों से पुल बनाते हैं, माँओं को पीठ पर लादकर सुरक्षित करते हैं। पिंकी रोते हुए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी माँ की तरह बहादुर बन सकती हूँ। टिंकू नीलू से, माफ कर भाई, तू डरपोक नहीं, तू हमारी रीढ़ है। नीलू, हम सब मिलकर ही माँ की असली विरासत है। बाढ़ के बाद गांव के सभी जानवर ममता वृक्ष के नीचे एकत्र होते हैं, धन्नो की प्रतिमा पर फूल चढ़ाते हैं। बबलू बंदर घोषणा करते हुए, आज से हर साल धन्नो माँ दिवस मनाया जाएगा, उस माँ के नाम जिसने हमें परिवार का मतलब सिखाया। गोलू, और ये पर्व सौतेली और सगी के भेद को मिटा देगा। तीनों बच्चे एक साथ कहते हैं, नीलू, टिंकू, पिंकी, हम सब एक माँ की संतान हैं, धन्नो माँ की। आसमान में धन्नो की आत्मा मुस्कुराती है, हवा में ममता घुल जाती है। माँ अगर दिल से हो तो खून का रिश्ता मायने नहीं रखता। वंश वह नहीं जो जन्म से चलता है, वंश वह है जो ममता से फलता है। जंगल में भारी मशीनें घुस आती हैं, पेड़ों पर लाल निशान लगाए जा रहे हैं, जानवर घबरा जाते हैं। गोलू गधा, कांपती आवाज, ये इंसानों की मशीनें हैं, अब जंगल भी सुरक्षित नहीं। पिंकी, क्या धन्नो माँ का ममता वृक्ष भी काट दिया जाएगा? नीलू, नहीं, हम माँ की सीख पर चलेंगे, डर कर नहीं, प्रेम से लड़ेंगे। मनोज इंसान अपने कर्मचारियों के साथ बैठा है, वह जंगल साफ कर सड़क बनाना चाहता है। मनोज, ये जानवर कुछ नहीं कर सकते, हमें सड़क चाहिए। रज्जो, एक युवा लड़की वहां काम कर रही है जो जानवरों को बचाना चाहती है। रज्जो, मनोज जी, यहाँ ममता वृक्ष है, एक पवित्र जगह, कुछ तो सोचिए। मनोज हंसते हुए, भावनाओं से सड़कें नहीं बनती। रज्जो, ममता वृक्ष के नीचे तीनों पीढ़ियां एकत्र होती हैं। छोटू, अब समय है माँ के मूल मंत्र को अपनाने का, ममता से बड़ा कोई युद्ध नहीं होता। टिंकू, हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम उनका दिल बदलेंगे। जानवर इंसानों के सामने आते हैं, तख्तियां लटकाई हैं, हम भी जीते हैं, माँ को मत काटो, ममता को मत रौंदो। मनोज गुस्से में, ये तो सर्कस लग रहा है, हटाओ इन जानवरों को। रज्जो मेज पर थपकी मारते हुए, नहीं, पहले इनकी बात सुनिए। नीलू आगे आता है, झुका सिर उठाकर बात करता है। नीलू, अगर आप सड़क बनाएंगे हम चुपचाप मर जाएंगे, लेकिन अगर आप ममता का रास्ता अपनाएं हम आपके साथ चलेंगे। टिंकू अपनी माँ की फोटो दिखाता है, धन्नो की टिंकू, इसने हमें सिखाया दुनिया सगी या सौतेली नहीं होती, बस ममता से चलती है। मनोज थोड़ी देर चुप, उसकी आंखों में हल्का पानी आता है। एक रात मनोज अकेले ममता वृक्ष के पास आता है, हवा बहती है, पत्तों की सरसराहट से धन्नो की आवाज आती है। धन्नो की आत्मा, बेटा, जब जानवर ममता दे सकते हैं तो तुम क्या उससे दूर हो? मनोज आंखें बंद करके, माँ, मैंने तो कभी अपनी माँ को भी महसूस नहीं किया था। वो गिर पड़ता है। पहली बार एक इंसान ममता वृक्ष की गोद में सोता है। अगली सुबह पूरे कैंप के सामने मनोज घोषणा करता है, मनोज, जंगल नहीं कटेगा, सड़क दूसरी दिशा से जाएगी, ममता वृक्ष रहेगा और यहाँ एक ममता संरक्षण केंद्र बनेगा। रज्जो मुस्कुराते हुए, अब माँ सिर्फ जानवरों की नहीं, इंसानों की भी बन गई है। सभी जानवर खुशी से उछलते हैं, पत्तों से फूल झरते हैं, धन्नो की आत्मा मुस्कुराती है। नीलू, टिंकू, पिंकी अब बच्चों को सिखा रहे हैं, नीलू, हमारी माँ ने हमें जो दिया अब हम तुम्हें दे रहे हैं, ममता, एकता और सहनशीलता। पिंकी, अब कोई बच्चा कभी ये न पूछे सगी या सौतेली माँ कौन। जंगल के बीच में बना ममता संरक्षण केंद्र अब एक स्कूल जैसा दिखता है। जानवर और इंसानी बच्चे साथ पढ़ते हैं। दीवारों पर धन्नो की तस्वीरें और लेख। रज्जो बच्चों से, आज की कहानी है सौतेली माँ धन्नो की, जो सगी से भी बढ़कर माँ बनी। छोटा इंसानी बच्चा, मैम, क्या बकरी भी माँ बन सकती है? नीलू मुस्कुराकर, जब दिल माँ बन जाए तो जाति और प्रजाति नहीं देखी जाती। सरकारी अफसर जंगल में आते हैं, केंद्र का निरीक्षण करते हैं। अधिकारी, ये तो अनोखा है, जानवरों की आत्मकथा, हम इसे स्कूलों की किताबों में जोड़ेंगे। माँ धन्नो की सीख। टिंकू, गर्व से, आज माँ का नाम सिर्फ जंगल नहीं इंसान भी लेंगे। राजधानी में एक बड़ा समारोह,
मंच पर जानवर और इंसान साथ है। रज्जो भाषण दे रही है। रज्जो, कभी एक सौतेली माँ की कहानी को दुनिया ने छोटा समझा था। आज वही कहानी ममता पुरस्कार की प्रेरणा बनी है। पिंकी भीगी आंखों से, माँ तू देख रही है ना, तेरे बच्चे अब पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं। रात का समय, ममता वृक्ष के नीचे नींद में सभी जानवर और बच्चे सो रहे हैं। चुपचाप चांदनी में धन्नो की आत्मा उतरती है। वह अब शांत और दिव्य लगती है। धन्नो की आत्मा धीरे से, मुझे सौतेली कहा गया, मैंने ममता दी, अब मेरी आत्मा शांत है, क्योंकि मेरे बच्चे अब माँ बन गए हैं। वह धीरे धीरे उजाले में विलीन हो जाती है। नीलू अब बूढ़ा हो गया है, नन्हे जानवरों को पढ़ा रहा है। छोटा खरगोश, बकरी माँ थी, वो सगी नहीं थी, फिर भी सबसे बड़ी क्यों बनी? नीलू, क्योंकि माँ वो नहीं जो जन्म दे, माँ वो है जो जीवन दे, संस्कार दे, ममता दे। दूर किसी पहाड़ी पर ममता वृक्ष लहराता है। उसके नीचे जानवर इंसानों के साथ बैठे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, और आवाज आती है, वॉइस ओवर। माँ के नाम का रिश्ता खून से नहीं, भाव से जुड़ता है, और एक सौतेली बकरी ने ये सिद्ध कर दिया। एक दूरस्थ गांव में जानवरों के बीच फिर वही पुरानी बहस चल रही थी। लोला लोमड़ी, सौतेली माँ को कभी असली माँ नहीं मान सकते। नन्हा भेड़ का बच्चा, आंखों में आंसू, पर मेरी सौतेली माँ तो मेरी देखभाल करती है। तभी रज्जो वहां पहुंचती है, एक किताब लेकर, धन्नो माँ की कथा। रज्जो, जानते हो, एक समय बकरी को भी सौतेली कहकर ठुकरा दिया गया था, पर उसकी ममता ने उसे पूरे जंगल की माँ बना दिया। गांव में बच्चों के लिए धन्नो पाठशाला खुलती है। अब वहां हर बच्चा सिखाया जाता है, रिश्ते खून से नहीं, ममता से बनते हैं। एक सौतेली माँ के प्रेम ने जो बदलाव शुरू किया था, वो अब एक विचार बन चुका है। माँ धन्नो, हर दिल में। बहुत समय पहले की बात है। जंगलपुर नाम का एक विशाल जंगल था, जहां सभी जानवर आपस में प्रेम से रहते थे। इस जंगल का राजा था सिंहराज, एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शेर। परंतु एक बात में सिंहराज बहुत कठोर था। जो कोई उसकी आज्ञा न माने, उसे सजा दी जाती। जंगल में एक ऊंट रहता था, नाम था बरबरा। बरबरा आम ऊंटों से अलग था, लंबा, मजबूत, लेकिन उससे भी ज्यादा वह था बुद्धिमान और चालाक। उसे जंगल के हर कोने की खबर रहती और वह अक्सर दूसरों की मदद करता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत थी, वह किसी भी मुसीबत से निकलने का उपाय ढूंढ लेता था। घटना की शुरुआत, एक बार जंगल में सूखा पड़ गया। तालाब सूखने लगे, पेड़ पौधे मुरझा गए, जानवर परेशान हो गए। राजा सिंहराज ने सभा बुलाई और कहा, अब से हर जानवर मेरे लिए खाना लाएगा। जो नहीं लाएगा, उसे जंगल से निकाल दिया जाएगा। सब डर गए। हर कोई राजा के डर से उसके लिए खाना जुटाने लगा। लेकिन बरबरा ऊंट ने कहा, राजा खुद कुछ नहीं करता और हमसे काम करवाता है, कुछ तो गड़बड़ है। तभी लोमड़ी चमकी, बोली, शांत रहो बरबरा, वरना तुम्हें भी सजा मिल जाएगी। पर बरबरा डरने वाला नहीं था। वह बोला, अगर हम सब मिलकर सोचें तो राजा की मनमानी रोक सकते हैं। योजना की शुरुआत। बरबरा ने हाथी, भोलाराम, खरगोश, छुटकू, भेड़िया, झप्पटू और तोता, बोलू को एक गुप्त बैठक में बुलाया। हमें राजा की असली परीक्षा लेनी होगी। उसे दिखाना होगा कि वह अकेले कुछ नहीं कर सकता। तोते बोलू ने चहकते हुए कहा, और योजना क्या है? बरबरा मुस्कुराया, राजा को उसकी ही चाल में फंसाना होगा। राजा को फंसाना। बरबरा ने एक गड्ढा खुदवाया और उसके ऊपर घास पत्तों से ढक दिया। फिर उसने बोलू को भेजा राजा को बुलाने। महाराज, एक हिरण की गंध आई है, शायद पास ही है। तोता बोला। राजा लालच में वहां पहुंचा और गड्ढे में गिर गया। बचाओ बचाओ, शेर गर्जा। तभी बरबरा और सब जानवर वहां आए। बरबरा बोला, महाराज, आप तो जंगल के सबसे ताकतवर हैं, खुद निकल जाइए। शेर चुप हो गया, उसे अपनी कमजोरी समझ आ गई। परिवर्तन की लहर। बरबरा ने कहा, हम सब मिलकर जीते हैं, यह जंगल सबका है, कोई भी अकेले राजा नहीं हो सकता। अगर आप हमें साथ लेकर चलेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे। शेर ने सिर झुका लिया। बरबरा, तुम सही कहते हो, अब से हम सब मिलकर जंगल चलाएंगे। नया राज। अब जंगल में एक परिषद बनी, जिसमें हर जानवर की आवाज थी। ऊंट बरबरा उसका सलाहकार बना। जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई। और बरबरा, वह भी वही था, शांत, समझदार,
लेकिन अब जंगल का सबसे आदरणीय जानवर बुद्धिमानी और एकता से बड़ी ताकत को भी बदला जा सकता है। ऊंट बरबरा की चालाकी से जंगल में न्याय की स्थापना हुई। शेर सिंहराज ने अपनी गलती मानी और अब एक परिषद के जरिए जंगल चलने लगा। सब जानवर खुश थे, लेकिन गहराई में एक ऐसा राज छुपा था जिसे कोई नहीं जानता था। जंगल के नीचे की दुनिया, नई शुरुआत। एक दिन तोता बोलू उड़ते उड़ते जमीन में एक अजीब सी दरार देखता है। उसके अंदर से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। वह बरबरा के पास जाकर कहता है, बरबरा भैया, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे जमीन के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखा। बरबरा तुरंत भोलाराम हाथी और छुटकू खरगोश को बुलाता है। सब मिलकर खुदाई करते हैं और एक गुप्त दरवाजा मिलता है, मिट्टी और पत्थरों से ढका हुआ। गुप्त दुनिया का द्वार। दरवाजा खुलते ही एक अंधेरी सुरंग में सभी जानवर दाखिल होते हैं। वहां अजीब सी दीवारें होती हैं, जिन पर प्राचीन जानवरों की चित्रकारी बनी होती है। बरबरा चित्रों को देखकर चौंकता है, ये तो पहले के जानवरों की सभ्यता लगती है। तभी अंदर से एक आवाज आती है, कौन है? सब डर जाते हैं। एक बूढ़ा कछुआ सामने आता है। नाम था ज्ञानदास। ज्ञानदास की कहानी। ज्ञानदास बताता है कि सैकड़ों साल पहले जंगल में एक बुद्धिमान जानवरों की सभ्यता हुआ करती थी, जहां कोई राजा नहीं था, सिर्फ साझा निर्णय होते थे। लेकिन एक लालची शेर ने उसे नष्ट कर दिया। ज्ञानदास तब से छुपा हुआ था। तुम्हारा नाम बरबरा है ना? मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम वह परिवर्तन हो जिसका इंतजार इस जंगल को सदियों से था। पुराने खतरे की वापसी। इसी बीच एक और खतरा सिर उठाता है। भेड़िया झपटू, जो बरबरा के खिलाफ हो गया था, अब जंगल के पुराने हथियार और जादुई चीजें पाने की कोशिश में है। उसने नीचे की दुनिया से एक प्राचीन जादुई मुकुट चुरा लिया, जो पहनने वाले को सब पर हुकूमत करने की शक्ति देता है। झपटू बोला, अब मैं बनूंगा जंगल का सम्राट। कोई मुझे रोक नहीं सकता। बरबरा की असली परीक्षा। बरबरा जानता था कि झपटू से लड़ाई जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, समझदारी और एकता चाहिए। वह बोलू, भोलाराम, चमकी, छुटकू और सब जानवरों को एक साथ लाता है। हमें मिलकर लड़ना होगा। झपटू से नहीं, उसके लालच से। अंतिम संघर्ष। झपटू मुकुट पहनकर जंगल में तबाही मचाता है। पेड़ गिर रहे हैं, जानवर भाग रहे हैं। तभी बरबरा उसके सामने आता है। झपटू, यह ताकत तुझे जीत नहीं देगी। यह सिर्फ तूफान बन सकती है, लेकिन दिशा नहीं। तभी ज्ञानदास एक मंत्र बोलता है, जिससे मुकुट की शक्ति खत्म हो जाती है, लेकिन यह तभी काम करता है जब झपटू की आंखों में पछतावा हो। बरबरा उसके सामने खड़ा होता है और कहता है, अब भी वक्त है, बदल जाओ, जंगल को साथ चलाना सीखो। झपटू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मुकुट टूट जाता है और वह घुटनों के बल बैठ जाता है। जंगल की नई शुरुआत। अब जंगल में ऊंट बरबरा को सबसे सम्मानित जानवर माना जाता है। ज्ञानदास की मदद से नीचे की गुप्त सभ्यता को फिर से सजाया जाता है और अब जंगल ऊपर और नीचे दोनों स्तरों पर एकजुट हो जाता है। ऊंट बरबरा ने न सिर्फ जंगल के राजा शेर सिंहराज की सोच बदली, बल्कि प्राचीन सभ्यता की खोज की और भेड़िए झपटू के लालच को भी समझदारी से हराया। अब जंगल में शांति और समृद्धि लौट आई थी। लेकिन बरबरा जानता था, अगर भविष्य को बेहतर बनाना है तो बच्चों को सिखाना होगा सोचने का तरीका, न कि सिर्फ डरने या आज्ञा मानने का। नई शुरुआत। जंगल स्कूल का सपना। एक सुबह तोता बोलू कुछ नन्हे खरगोशों को लड़ते हुए देखता है। कोई कह रहा था, राजा जो कहे वही सही है, और कोई बोला, मुझे जो अच्छा लगे वही सही है। बोलू ने यह बात बरबरा को बताई। बरबरा गंभीर हुआ। हमें जंगल के बच्चों को सोचने, समझने और साथ जीने की शिक्षा देनी होगी, नहीं तो कल वही गलती दोहराई जाएगी जो हमने अब तक देखी है। बरबरा का निर्णय। बरबरा ने जंगल की परिषद में प्रस्ताव रखा, हमें एक जंगल स्कूल बनाना होगा जहां जानवरों के बच्चे केवल डर से नहीं, बुद्धि, समझदारी और नैतिकता से जीना सीखें। शेर सिंहराज ने कहा, यह राजा का आदेश नहीं, बल्कि दोस्त बरबरा का सपना है और हम सब इसमें साथ हैं। जंगल स्कूल की तैयारी। हाथी भोलाराम ने स्कूल का विशाल कमरा अपने झुंड के साथ बनाया। चमकी लोमड़ी ने पाठ्यक्रम लिखा, कहानियां, पहेलियां, नैतिक निर्णय, जंगल का इतिहास। तोता
बोलू बना, घोषणावाचक, कक्षा शुरू, समय समाप्त। खरगोश, छुटकू और बरबरा बने। मुख्य शिक्षक, पहली कक्षा, सीखने की परीक्षा। बरबरा ने बच्चों से पहला सवाल पूछा, अगर दो जानवर एक ही तालाब से पानी लेना चाहें, लेकिन पानी कम हो तो क्या करना चाहिए? कुछ बोले, जो ताकतवर हो वही ले। कुछ बोले, जो पहले आए वही ले। बरबरा मुस्कराया और बोला, अगर दोनों मिलकर पानी को बराबर बांट लें और पौधों को भी पानी दे दें, तो अगली बार पानी और बढ़ेगा। बच्चे हैरान थे, इतनी सरल सोच, इतनी गहरी सीख। दूसरी कक्षा, कहानी की ताकत। चमकी ने एक कहानी सुनाई। एक मगरमच्छ जो सोचता था कि सभी छोटे जानवर बेकार हैं, लेकिन एक दिन वही छोटे मच्छर ने उसकी जान बचाई। बच्चों ने जाना कि किसी का आकार नहीं, उसका व्यवहार और सोच मायने रखता है। स्कूल को मिली चुनौती, लेकिन हर कहानी में मोड़ तो आता ही है। भेड़िए झपटू का छोटा भाई झपटा स्कूल से नाराज था। ये स्कूल हमारे बच्चों को लड़ना नहीं, बस चुप रहना सिखा रहा है। उसने जंगल में अफवाह फैलाई, बरबरा सबको राजा बनाना चाहता है। बरबरा ने सभी जानवरों की सभा बुलाई। अगर कोई चाहे कि मैं राजा बन जाऊं, तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरी पहली आज्ञा यही होगी कि अब कोई राजा नहीं होगा। सब जानवर हंसने लगे। झपटा चुप हो गया। समापन। जंगल का नया युग। अब जंगल स्कूल पूरे जंगलपुर का केंद्र बन गया। हर हफ्ते जानवरों की बाल सभा होती, जहां बच्चे अपने विचार रखते। हर महीने नैतिकता की परीक्षा होती, जहां बच्चा बताता कि वह किस हालात में क्या करता। और ऊंट बरबरा, वह अब सिर्फ एक शिक्षक नहीं था, वह जंगल की आत्मा बन गया था। सीख, सच्चे बदलाव के लिए केवल सत्ता नहीं, शिक्षा जरूरी होती है। और जो भविष्य को बदलना चाहे, उसे बच्चों से शुरुआत करनी होगी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, जिसका नाम था सिंहवन। इस जंगल में सभी जानवर शांति से रहते थे। वहां शेर, हाथी, बंदर, लोमड़ी, हिरण, सियार, भालू और एक बहुत ही लंबा, चौड़ा लेकिन समझदार ऊंट भी रहता था, जिसका नाम था बुद्धिराम। बुद्धिराम ऊंट नाम के अनुसार बहुत बुद्धिमान था, लेकिन साथ ही बहुत शांत और सरल स्वभाव का था। वह बोलता कम था, लेकिन जब बोलता तो सब चुप होकर उसकी बात सुनते। साजिश की शुरुआत। जंगल में कुछ चालाक जानवर भी थे। लोमड़ी लोमी, सियार शंकर और बंदर बंटी। ये तीनों बहुत चालाक, चालबाज और स्वार्थी थे। वे हमेशा दूसरों की मेहनत का फायदा उठाना चाहते थे। उन्हें ऊंट बुद्धिराम से जलन होती थी, क्योंकि जंगल के राजा शेरराज उसे बहुत पसंद करते थे। ऊंट जंगल के बच्चों को कहानियां सुनाता, बूढ़ों की सेवा करता और हर किसी की मदद करता था। लोमड़ी लोमी ने एक दिन कहा, ये ऊंट तो बहुत होशियार बनता है। अगर राजा शेरराज को उसके खिलाफ भड़का दिया जाए, तो उसका सारा सम्मान खत्म हो जाएगा। सियार शंकर बोला, हाँ, और अगर वो जंगल से निकाल दिया गया, तो राजा का भरोसा हम पर होगा। बंदर बंटी कूदा, तो फिर चलो योजना बनाते हैं। ऊंट के खिलाफ चाल। तीनों ने जंगल में अफवाह फैलानी शुरू की। क्या तुमने सुना? ऊंट बुद्धिराम राजा शेरराज के खिलाफ कुछ कह रहा था। वो कहता है कि राजा अब बूढ़ा हो गया है और जंगल को कोई और समझदार जानवर चाहिए। कहीं वो खुद राजा बनने की सोच तो नहीं रहा? धीरे धीरे ये बात शेरराज तक पहुंच गई। पहले तो शेरराज ने यकीन नहीं किया, लेकिन अफवाहें इतनी बढ़ गईं कि उसे शक होने लगा। एक दिन शेरराज ने बुद्धिराम को दरबार में बुलाया और पूछा, बुद्धिराम, क्या तुमने मेरे खिलाफ कुछ कहा है? बुद्धिराम ने शांति से जवाब दिया, राजन, मैंने सदा आपके आदेशों का पालन किया है। मैं कभी ऐसी बातें सोच भी नहीं सकता, मगर अगर आपको मुझ पर शक है, तो मैं जंगल छोड़ने को भी तैयार हूँ। शेरराज थोड़ा सोच में पड़ गया। उसे बुद्धिराम पर विश्वास था, लेकिन अफवाहों की आग तेज थी। जंगल की अदालत। तभी शेरराज ने एक निर्णय लिया। उसने कहा, हम एक जंगल सभा करेंगे। वहां सभी जानवर आएंगे और जो सच्चा होगा वो साबित होगा। अगले दिन जंगल की बड़ी सभा बुलाई गई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। शेरराज ने सबके सामने बात रखी और कहा, अब जो भी इस बात का सबूत दे सकता है कि बुद्धिराम ने मेरे खिलाफ कुछ कहा है, वो सामने आए। लोमड़ी, सियार और बंदर तीनों आगे आए और बोले, हमने खुद सुना है, राजन। बुद्धिराम मुस्कराया और बोला, राजन, क्या मुझे भी कुछ कहने की अनुमति है? बिल्कुल, शेरराज ने कहा। बुद्धिराम की चालाकी। बुद्धिराम बोला,
राजन, यदि ये तीनों ने मेरी बात सुनी है तो जरूर ये मेरे बहुत पास रहे होंगे। आप खुद सोचिए, क्या कोई किसी राजा की बुराई इतने जोर से करेगा कि आसपास के जानवर सुन ले? और अगर कर भी ले तो ये तीनों क्यों हमेशा साथ ही होते हैं? क्या ये संयोग है या साजिश? फिर उसने कहा, अगर आप चाहें तो मैं एक परीक्षा का सुझाव दूं। तीनों को अलग अलग बंद करके पूछिए मैंने क्या कहा था। अगर तीनों का जवाब एक जैसा नहीं हुआ तो सच सामने आ जाएगा। शेरराज को ये सुझाव अच्छा लगा। तीनों को अलग अलग ले जाया गया और पूछताछ की गई। चालाक ऊंट बुद्धिराम ने अपने ऊपर लगे झूठे आरोपों से खुद को निर्दोष साबित कर दिया था। लोमड़ी, सियार और बंदर की चालें नाकाम रहीं और उन्हें जंगल से बाहर निकाल दिया गया। शेरराज ने बुद्धिराम को महामंत्री बनाया और जंगल में शांति लौट आई। नई शुरुआत और छिपी साजिश। कुछ महीने बीते। बुद्धिराम के नेतृत्व में जंगल में बहुत तरक्की हुई। जानवरों के लिए नए पानी के तालाब बने, खाने के लिए ज्यादा पेड़ पौधे लगाए गए और सभी को उनके काम के अनुसार जिम्मेदारियां दी गईं। लेकिन दूसरी तरफ जंगल के बाहर निकाले गए तीनों जानवर, लोमड़ी लोमी, सियार शंकर और बंदर बंटी, अब भी बदले की आग में जल रहे थे। लोमड़ी ने कहा, हम जंगल से निकाले गए, लेकिन यह अंत नहीं है। अब हमला अंदर से नहीं, बाहर से करेंगे। सियार बोला, इस बार हम ऐसा जाल बुनेंगे कि ऊंट खुद भी नहीं समझ पाएगा। बंदर बोला, चलो किसी ऐसे जानवर को ढूंढते हैं जो हमसे भी चालाक हो लेकिन ऊंट से जलता हो। नई योजना, एक नया दुश्मन। वे तीनों दूर के एक जंगल में पहुंचे और वहां मिले एक और चालाक जानवर से, भेड़िया वीरू। वीरू बहुत तेज, चालाक और बोलने में माहिर था। वह हमेशा खुद को जंगलों का नेता समझता था, लेकिन कोई उसे मानता नहीं था। तीनों ने वीरू से कहा, अगर तुम हमारे साथ मिलो तो सिंहवन जंगल तुम्हारा हो सकता है, बस ऊंट को हटाना होगा। भेड़िया वीरू तैयार हो गया। वो चौथे दिन ही सिंहवन के पास आ गया और खुद को एक संत बताकर जंगल के जानवरों के बीच घूमने लगा। वह कहानियां सुनाता, मंत्र पढ़ता और कहता, मैं सबका भाग्य बदल सकता हूँ, बस मेरी पूजा करो। धीरे धीरे वह जानवरों का ध्यान खींचने लगा। बहुत से भोले जानवर उसकी बातों में आ गए। शेरराज को भी उसके बारे में पता चला, लेकिन उसने कहा, अगर वह किसी का नुकसान नहीं कर रहा तो रहने दो। ऊंट की सतर्कता। बुद्धिराम ऊंट को कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि वीरू खासकर युवा जानवरों को अलग अलग ले जाकर कह रहा है, तुम्हें ऊंट से क्या मिला? असली नेता तो मैं हूं। ऊंट ने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। एक रात उसने बंदर बंटी को वीरू के साथ बातचीत करते सुन लिया। ऊंट को हटाते ही जंगल तुम्हारा। अब बुद्धिराम जान गया कि पुराने दुश्मन लौट आए हैं। बुद्धिराम की चाल। बुद्धिराम ने इस बार भी बिना गुस्से और बिना हिंसा के काम लेने का सोचा। उसने वीरू को एक आमंत्रण भेजा, आप जंगल में पूजे जा रहे हैं, कृपया जंगल दरबार में आकर अपने विचार रखें ताकि राजा खुद भी आपकी बातें सुन सकें। वीरू बहुत खुश हुआ और सोचा, अब तो मैं खुद राजा बन जाऊंगा। दरबार लगा। शेरराज, सभी जानवर और वीरू वहां पहुंचे। बुद्धिराम ने वीरू से कहा, आपको सम्मानित करने से पहले एक आखिरी परीक्षा है, क्या आप जंगल की समस्याओं का समाधान बता सकते हैं? वीरू बोला, हाँ, मैं सब ठीक कर सकता हूँ। बुद्धिराम ने 5 सवाल पूछे। 1. अगर सूखा पड़ जाए तो पानी कहाँ से लाएंगे? 2. अगर जानवरों में झगड़ा हो तो न्याय कैसे करेंगे? 3. अगर कोई बीमार हो जाए तो इलाज का क्या उपाय? 4. भोजन की कमी हो तो योजना क्या होगी? 5. अगर कोई दुश्मन हमला करे तो जंगल की रक्षा कैसे करेंगे? वीरू बगलें झांकने लगा। उसे कोई जवाब नहीं आया। सब जानवर हंसने लगे। बुद्धिराम बोला, जो केवल बातों से जंगल जीतना चाहे वह कभी जंगल